गुड मॉर्निंग एवरीवन। 26 ऑफ मई के करंट अफेयर्स आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू के थ्रू। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और ये जो एमसीक्यूज हैं आप नेटमो की एप्लीकेशन पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और जो मॉक टेस्ट अवेलेबल है उसको भी नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसके थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल और जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलते वो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और यूट्यूब के जो नोटिफिकेशन होते हैं उसको ऑन कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। जिन लोगों को मार्किंग स्कीम के बारे में पता है वो फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। बाकी लोगों के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि 8 से 10 क्वेश्चन आपके ठीक होते हैं तो उसे एक्सीलेंट परफॉर्मेंस माना जाता है। 6 से 7 क्वेश्चन ठीक होते हैं तो गुड परफॉर्मेंस माना जाता है। और ये जो आपका अपर 2 ब्रैकेट्स है इसको सेफ जोन माना जाता है। बिकॉज अगर थर्ड ब्रैकेट की बात करें यहाँ पे स्कोर जो होता है वो अनसर्टेनिटी जोन में होता है। ये 40 to 55% वाला ब्रैकेट होता है और नीचे लेस देन इक्वल टू 3 MCQ में चांसेस काफी कम होते हैं प्रीलिम्स के क्रैक होने के। तो कोशिश करिए आप ऊपर के ब्रैकेट में फॉल करिए। अगर नीचे स्कोर आ रहा है तो कैसे इंप्रूव करना है उसको भी देखेंगे। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली कन्फर्ड इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट्स। तो कौन से स्टेट ने अभी रिसेंटली स्पोर्ट्स जो कैटेगरी है इसको इंडस्ट्री स्टेटस दे दी है। इसके बारे में हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था, दोबारा से न्यूज में था तो हमने इस पर दोबारा एक अलग क्वेश्चन बनाया है। सोचिए क्या आंसर है। असम, हरियाणा, मिजोरम, मेघालय, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। चलिए देखिए इसका आंसर है सी। मिजोरम जो है वो फर्स्ट स्टेट बन गया है इंडिया का जिसने स्पोर्ट्स को एनकरेज करने के लिए इसको एक इंडस्ट्रियल स्टेटस दे दिया है। इससे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट्स है वो ये सेक्टर अट्रैक्ट करेगा, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी और जो यूथ है हमारी उसको बहुत एनकरेजमेंट मिलेगा और बूस्ट मिलेगा स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा करने का। तो यहाँ पे हो सकता है बाकी की जो स्टेट्स हैं जहाँ पे स्पोर्ट्स जो है वो काफ़ी एनकरेज किया जाता है, जैसे हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, असम हो गया, वहाँ पर भी ये जो स्टेप है इसको देखने को आगे आने वाले टाइम में हमें मिल सकता है। तो फिलहाल हमारा जो आंसर है वो है सी, मिजोरम ने करके दिखाया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूज़पेपर के अंदर काला पानी जो है उसका जिक्र किया हुआ था तो हमने इस पे क्वेश्चन बनाया। ऑल्दो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में डिफरेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे है काला पानी, अ प्लेस विच इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल इज लोकेटेड एट। आपको पता है काला पानी को लेके नेपाल और इंडिया के बीच में थोड़ा सा स्कर्मिशेस चल रही हैं और हमने जो अभी एक रोड ओपन करी है ताकि मानसरोवर यात्रा हमारे पिलग्रिम्स के लिए ईजी हो जाए तो हमने मेटल रोड जो बनाई है उसके ऊपर भी नेपाल ने यहाँ पे अपनी नाराजगी है उसको यहाँ पे जाहिर किया है। तो हमारा यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछने का जो पूरा पर्पस है वो यही है कि आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। जो पूरा बैकग्राउंड है वो तो हम 2-3 दिन हमने पहले भी डिस्कस किया था, इवन लास्ट मंथ भी जब ये इशू उठा था तब भी हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आपको बताना है काला पानी लोकेट कहाँ करता है, क्या हिमाचल में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है या उत्तराखंड में है। सोचिए क्या आंसर होगा इसका। चलिए देखिए, नॉर्थ में ये तिब्बत को कनेक्ट करता है, तिब्बत को टच करता है और देन नेपाल को ये ईस्ट साइड से और साउथ साइड से टच करता है। तो ये हमारा जो काला पानी रीजन है ये उत्तराखंड में लोकेट करता है। सो हमारा आंसर होगा डी। ये जो रीजन है इसको इंडिया ऑफकोर्स कहता है कि हमारी साइड है, नेपाल जो है वो कहता है हमारी साइड है। इसी वजह से बॉन ऑफ कंटेंशन का इशू दोनों के बीच में ये हमेशा से बना रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा लोकेशन। इसके बारे में हमने जब लास्ट टाइम क्वेश्चन इससे कंसर्निंग बनाया था तो वो काली रिवर के ऊपर था, काली रिवर के बारे में बात करी थी। लिपुलेक पास अगर आपको याद हो, लिपुलेक पास के बारे में भी बात करी गई थी इसको। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो लोकेशन है आपको पता होनी चाहिए। इस पास के बारे में हमने क्वेश्चन बनाया था उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और रिवर के बारे में भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो इससे मिलता जुलता है, जो कि सुगौली ट्रीटी के बारे में पूछा है। सुगौली ट्रीटी जो है वो किसके बीच में साइन हुई थी। तो यहाँ पे 2 पार्टीज दी हुई हैं, आपको बताना क्या ये नेपाल और ब्रिटिशर्स के बीच में साइन करी गई थी, इंडिया और ब्रिटिशर्स के बीच में साइन करी गई थी, नेपाल एंड इंडिया या फिर चाइना और ब्रिटिश। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, जो सुगौली ट्रीटी थी ये साइन करी गई थी किस किस के बीच में, नेपाल के बीच में और ब्रिटिश इंडिया के बीच में। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए। इस ट्रीटी में कहा गया था कि जो आपका काला पानी रीजन है ये किसकी साइड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या था, जो इसमें काली रिवर थी जिसके ऊपर काला पानी का नाम पड़ा है वो जो इससे बहती हुई जा रही थी, तो इंडिया ने ये माना था कि जो ये काली रिवर जो जा रही है दिस इज द डीमार्केटिंग पॉइंट इंडिया और नेपाल के बीच में। लेकिन नेपाल ने कहा कि जो इसका वेस्ट साइड है ना, जो रिवर की वेस्ट साइड है दैट इज द डीमार्केटिंग पॉइंट। तो यही इसी वजह से ये जो परसेप्शन में डिफरेंसेस थे दोनों देशों की, इसी वजह से ये एक बॉन ऑफ कंटेंशन जो था तब भी बना और अभी तक भी चलता हुआ आ रहा है। तो आप देख सकते हैं 1816 के अंदर सुगौली जो ट्रीटी थी नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच में कंसर्निंग काली रिवर और काला पानी रीजन को लेकर पास करी गई थी और इसमें नेपाल ने कहा था कि काला पानी रिवर का जो वेस्ट का रीजन है दैट इज कंसिडर्ड एज अ राइट पॉइंट और इस वजह से जो काला पानी रीजन है वो हमारी साइड आता है। और इंडिया ने क्या कहा था कि जो ईस्टर्न साइड पे जो आपकी काली रिवर है इसकी ईस्टर्न साइड पे जो रिज पड़ती है दिस इज द क्लियर डीमार्केटिंग पॉइंट और इस वजह से काला पानी हमारी साइड आता है। जो डिफरेंसेस हुए उन दोनों के परसेप्शन में, इस वजह से ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनी हुई है दोनों के बीच में अभी तक और इसको लेके यहाँ पर आप कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर विच इज क्वेश्चन नंबर
4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो जीआई टैग को लेकर है। यहाँ पे आपको 3 ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, मोर प्रेफरेबली आप कह सकते हैं 3 फ्रूट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से जीआई टैग किसको मिला हुआ है। क्या शाही लीची को जीआई टैग मिला है, क्या जरदालू मैंगो को मिला है, एपेमिडी मैंगो को मिला है। सोचिए क्या आंसर होगा इसका, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, रिसेंटली न्यूज़ थी कि जो बिहार पोस्टल सर्कल है, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा कि शाही लीची और जरदालू मैंगो जो कि बिहार से ही आते हैं, वेरियस इनके डिस्ट्रिक्ट्स में पैदा किए जाते हैं, वहाँ पे उगाए जाते हैं, तो यहाँ पे ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं आपको डोर स्टेप पर डिलीवर किए जाएंगे। तो ये डिलीवरी की न्यूज़ थी कि कोविड-19 में आप अगर बाहर नहीं आ सकते हैं तो ये जो चीज़ें हम आपको घर पे ही प्रोवाइड कराएंगे। और ये किसने कहा था, बिहार पोस्टल सर्कल में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने ये चीज़ कही है। और ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं बिहार के हैं, दोनों को जीआई टैग मिला हुआ है, तो दोनों ही यहाँ पे ये करेक्ट है। अब बात करते हैं तीसरे की। एपेमिडी मैंगो जो है इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि ये किस स्टेट से आता है। पहले दो तो आपको पता चल गया बिहार से आते हैं, थर्ड कहाँ से आता है वो बताइएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी, क्योंकि जीआई टैग जो है वो शाही लीची को भी मिला है, जरदालू मैंगो को भी मिला है और एपेमिडी मैंगो को भी मिला है। ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात कर रहा है और इसमें पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। यहाँ पर क्या पूछा है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में कौन सा कथन सही है। 3 स्टेटमेंट दे रखी है, 1 बाय 1 रीड करेंगे। पहली क्या कहती है, पहली कहती है प्रोवाइड्स ₹10,000 पर एकड़ फॉर पैडी फार्मर्स। पैडी फार्मर्स को 10,000 रुपये पर एकड़ दिया जाएगा स्कीम के अंदर। इट प्रोवाइड्स 13,000 पर एकड़ फॉर शुगर केन फार्मर्स, जो गन्ना किसान है उनको 13,000 पर एकड़ जो है यहाँ पे दिया जाएगा। देन फार्मर्स गेटिंग बेनिफिट्स अंडर पीएम किसान विल नॉट क्वालिफाई फॉर दिस स्कीम। तो जिनको पीएम किसान स्कीम में ऑलरेडी फायदा मिल रहा है वो इस स्कीम के अंदर क्वालिफाई नहीं होंगे। सोचिए क्या आंसर है। कुछ दिन पहले भी हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो उसके जो हमने पॉइंट्स थे वो भी आपको याद होने चाहिए। नहीं है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल यहाँ पे सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, कुछ दिन पहले हमने डिस्कशन किया था, आई थिंक इट वाज द वेरी डे जब ये स्कीम लॉन्च होने वाली थी, उससे एक दिन पहले हमने इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया था कि ये जो स्कीम है छत्तीसगढ़ लॉन्च करने वाला है। बिकॉज क्योंकि ये स्कीम लॉन्च हो गई है तो इसमें हमने पढ़ा था कि 18 लाख जो फार्मर्स है, जिसमें राइस फार्मर्स भी होंगे, मेज़ फार्मर्स भी होंगे, शुगर केन फार्मर्स भी होंगे, इन सबको फायदा दिया जाएगा, किसी ना किसी तरीके से असिस्टेंस दी जाएगी। क्योंकि आपको पता है कोविड-19 की वजह से किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे इस असिस्टेंस के लिए एक अलग से जो बाउंड्री थी वो भी रखी गई थी कि इतना पैसा जो है वो डिसबर्स किया जाएगा एज एन असिस्टेंस। अब वही चीज़ हम करने जा रहे हैं, वही चीज़ जो है गवर्नमेंट करने जा रही है। तो यहाँ पे राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है इसके अंदर 10,000 पर एकड़ जो है जो धान फार्मर्स होते हैं, धान के जो किसान हैं उनको दिया जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर ठीक है। और सिमिलरली शुगर केन फार्मर्स को भी असिस्टेंस दी जाएगी 13,000 एकड़ पर एकड़। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में ये जो असिस्टेंस है सभी प्रोडक्ट्स के लिए, जो जितने भी किसान हैं, सिर्फ मेज़, धान या फिर पैडी, शुगर केन फार्मर्स के अलावा बाकी सभी जो फार्मर्स हैं उनको भी ये असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाएगी। तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में हमें ये देखने को मिले। तीसरी स्टेटमेंट को देखते हैं, पीएम किसान स्कीम, जो आपको पता है एक सेंटर की स्कीम है जिसके अंदर ₹6,000 दिए जाते हैं पर फार्म फैमिली को जिनके पास लेस देन 5 एकड़ ऑफ लैंड है। 5 एकड़ से कम लैंड है तो 6,000 रुपये दिए जाते हैं पर फार्मर फैमिली को। तो ये जो स्कीम है सेंटर की स्कीम है, इसका अपनी जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको यहाँ बेनिफिट मिल रहा है तो इट्स ऑल राइट, यहाँ पर भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसी वजह से तीसरी स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है। चाहे आपको पीएम किसान में बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये बेनिफिट तो आपको जो ऊपर वाले दिए गए हैं RGKNY के अंदर ये तो मिलेगा। सो दिस इज एन एडिशन टू द सेंटर्स पीएम किसान स्कीम जिसमें 6,000 रुपये दिए जाते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा, आंसर विल बी बी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, विच इज क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट BRI, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव। तो BRI के बारे में 3 स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, इट इज़ अ लैंड बेस्ड बेल्ट अलॉन्ग विद मैरीटाइम सिल्क रोड। तो इसमें लैंड बेस्ड बेल्ट भी है और मैरीटाइम बेल्ट भी है, हो सकता है। सेकंड, इट कवर्स अबाउट 85% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, 60% ऑफ द वर्ल्ड्स GDP। तो जो हमारी दुनिया है उसकी 85% जो पॉपुलेशन होगी वो इसके अंदर कवर होगी और GDP कितनी, 60% कवर होगी, हो सकता है। इट एनसर्कल्स 70 कंट्रीज इन 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। तो 70 कंट्रीज इसके अंदर कवर करी जाएगी और कितने कॉरिडोर्स, 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को कवर किया जाएगा। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं, इसका ग्राफिक भी देखेंगे। चलिए एक बार इसको इमेज इसकी देख लीजिए। देखिए ये तो इसकी लैंड बेस्ड जो रोड है और ये नीचे इसका मैरीटाइम रूट है।
इंडिया जो है इसको सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारा जो पीओके रीजन है उसको वायलेट करती है, ठीक है। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसमें से होकर जा रही है, विच वी डू नॉट लाइक। और सपोर्ट नहीं करने का रीजन इज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि जो हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको कहीं ना कहीं वायलेट किया जा रहा है, तो इस वजह से हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। अब बात करते हैं, पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी, मैंने आपको इमेज में दिखाई दिया। थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं पहले, क्या 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स में से जाएगी और 70 कंट्रीज को कवर करेगी। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, इसमें 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को कवर किया जाएगा। लेकिन अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, यूजुअली जो यूपीएससी है वो फैक्ट्स पे नहीं खेलती है। यूपीएससी जो है फैक्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस कम ही पूछेगी, अगर पूछेगी भी तो डिफरेंस बहुत होगा। तो अगर 50 है तो 50 को 51 नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 50 को 65 कर देगी। अगर कहीं पे कोई फैक्ट 50% है उसको 65 कर देगी, क्योंकि इतना एक्सपेक्ट किया जाता है कि इतने जो रिमार्केबल चेंजेस होते हैं, ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जब यहाँ पे वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करते हैं तो आपको लगता है कि ये जो पूरा एरिया कवर किया जा रहा है इसमें क्या 80% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो कवर हो जाएगी? 85% रादर नहीं। तो यहाँ पे 85% पॉपुलेशन नहीं कवर हो रही है, 65% पॉपुलेशन कवर हो रही है विद 60% ऑफ द जीडीपी। सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर हमारा हो जाएगा बी। तो ध्यान रखिएगा, ये बीआरआई के बारे में इंडिया सपोर्ट नहीं करता है। इसमें लैंड बेस्ड बेल्ट भी है और मैरीटाइम बेल्ट भी इसके अंदर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7, जो कि अनीटा के बारे में है। तो यहाँ पे फुल फॉर्म इसकी है अंटार्कटिक इंपल्सिव ट्रांजिएंट एंटीना। तो इसमें पूछा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट अनीता के बारे में सही है। 3 स्टेटमेंट दे रखी है, 1 बाय 1 इसे रीड करेंगे। पहली कहती है इट इज द फर्स्ट इसरो ऑब्जर्वेटरी फॉर न्यूट्रिनोज ऑफ एनी काइंड। तो यहाँ पे इसरो की पहली ऑब्जर्वेटरी है न्यूट्रिनो के लिए, हो सकता है। द एनीटा इंस्ट्रूमेंट इज अ रेडियो टेलीस्कोप टू डिटेक्ट अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रे न्यूट्रिनोज फ्रॉम अ साइंटिफिक बलून फ्लाइंग ओवर द कॉन्टिनेंट। तो अंटार्कटिक के ऊपर जो है एक बलून है वो उड़ रहा है और वहां से ये क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रे न्यूट्रिनोज को। ये भी हो सकता है इट डिटेक्ट्स दीज अल्ट्रा हाई एनर्जी न्यूट्रिनोज बाय यूज ऑफ आस्कारियन इफेक्ट। तो आस्कारियन इफेक्ट जो है उसको यूज करके ये डिटेक्शन किया जाता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, अगर बात करी जाए न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी की, जो इसकी फंक्शनैलिटी दी गई है वो तो बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर आस्कारियन इफेक्ट का यूज किया जाता है, जिसके बारे में आप मुझे 1 लाइन में कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसमें जो बलून है वो बलून ही डिटेक्ट करता है ऊपर से रेडियो टेलीस्कोप जो अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रे न्यूट्रिनोज होते हैं। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड आपकी जो स्टेटमेंट हो जाती है वो तो हो गई करेक्ट, क्योंकि फंक्शनैलिटी भी सही दी रखी है और जो इफेक्ट यूज किया गया वो भी ठीक है। बट इट इज नॉट द फर्स्ट इसरो ऑब्जर्वेटरी। ये जो है नासा की ऑब्जर्वेटरी है और नासा की पहली ऑब्जर्वेटरी है फॉर न्यूट्रिनोज के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, नासा की ऑब्जर्वेटरी है और फंक्शनैलिटी जो है वो सही दे रखी है। आस्कारियन इफेक्ट के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8, जो कि सिकाडास के बारे में बात करता है। पूछा गया सिकाडास के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। 3 स्टेटमेंट दे रखी है, 1 बाय 1 रीड करेंगे। पहली कहती है सिकाडास आर इंसेक्ट्स एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स अंडरग्राउंड। ये इंसेक्ट होते हैं और अंडरग्राउंड ही अपनी लाइफ को जीते हैं ज्यादातर। लाइफ स्पेन काफी शॉर्ट होता है इनका, ये भी हो सकता है। सिकाडास शेड देयर एक्सोस्केलेटन, जो बाहर की उनकी स्किन होती है उसको छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद टेक देयर विंग फॉर्म, उसके बाद अपने जो पंख होते हैं वो निकाल लेते हैं और प्रोबेबली उसके बाद उड़ना भी शुरू कर देते हैं। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, सिकाडास इंसेक्ट्स होते हैं और यूएस के अंदर अभी ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है न्यूज़ में था कि 2020-21 में इनका एक आउटब्रेक देखा जाएगा। तो इस वजह से ये न्यूज़ में था। इंसेक्ट्स हैं और मोस्ट ऑफ द लाइफ होती हैं वो अंडरग्राउंड ही मिट्टी के अंदर रहकर ही जीते हैं। तो पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। जब बाहर निकलते हैं तो जो बाहर की इनकी स्किन होती है उसको शेड करते हैं और उसके बाद पंख निकाल के उड़ना शुरू कर देते हैं। तो तीसरी स्टेटमेंट जो है वो भी इनकी ठीक है। जो इनका लाइफ स्पेन होता है वो काफ़ी शॉर्ट होता है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आंसर आपका हो गया सी। आपको सिकाडास के बारे में पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 9, जो कि मिलेनियम डैम के बारे में। मिलेनियम डैम के बारे में पहले भी हम पूछ चुके हैं और डिफरेंट नाम से ये इस डैम के बारे में क्वेश्चन बनाया था लास्ट टाइम जब डिस्कस किया था। अभी ये दोबारा से न्यूज़ में था क्योंकि इजिप्ट जो है वो इसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन उठा रहा है, इस वजह से ये न्यूज़ में था। और कहीं ना कहीं सूडान भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया है। तो दैट्स वाई वी क्रिएटेड दिस क्वेश्चन। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 3 स्टेटमेंट दे रखी है, हमें क्या बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट मिलेनियम डैम के बारे में करेक्ट है। पहली कहती है इट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन नाइल रिवर। ये नाइल रिवर पर बनाया गया है। इट इज़ लोकेटेड 40 किलोमीटर ईस्ट ऑफ सूडान। ये सूडान के 40 किलोमीटर ईस्ट में लोकेट करता है। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड इन साउथ सूडान। ये साउथ सूडान में बनाया जा रहा है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, मिलेनियम डैम के बारे में इसका मैंने आपको लास्ट टाइम एक और नाम बताया था, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका दूसरा नाम मैंने आपको क्या बताया था, बिकॉज दैट पर्टिकुलर डैम इज नोन एज मिलेनियम डैम, वो बताइएगा मुझे। अगर बात करी जाए कंस्ट्रक्शन इसकी साउथ सूडान में नहीं है, इथोपिया में हो रही है, तो तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। और अगर जब ये बन के रेडी हो जाता है ना, तो अफ्रीका का ये लार्जेस्ट डैम होगा, ये ध्यान रखिएगा।
ठीक है, 40 किलोमीटर ईस्ट ऑफ सूडान में लोकेट करता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है। और एट द सेम टाइम किस रिवर पे बना है ये बहुत ज़रूरी है, वो पता होना चाहिए आपको। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन नाइल रिवर। तो पहली जो 2 स्टेटमेंट्स हैं वो ठीक है, तीसरी गलत है। आंसर हमारा हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है जो कि कतकारी ट्राइब के बारे में। कतकारी ट्राइब के बारे में पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज़ अ पीवीटीजी, ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। आपको पता है पीवीटीजीज हैं कुछ हमारे देश के अंदर, और उनका एक स्पेसिफिक नंबर भी है। कुछ ऐसी ट्राइब्स होती हैं जो कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल है, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, तो उनको एक स्पेसिफिक कैटेगरी में डाला गया है। तो कटकारी जो है उसी को ही बिलोंग करते हैं, उस कैटेगरी को ही बिलोंग करते हैं। सेकंड, दे मेनली हेल फ्रॉम पार्ट्स ऑफ झारखंड, वो झारखंड के कुछ हिस्सों से आते हैं, ये भी हो सकता है। थर्ड, द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन हैड क्लासिफाइड देम अंडर द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871, तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने 1871 का जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट था उसके अंदर उनको डाला था। हो सकता है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, कटकारी ट्राइब के बारे में बात करी जाए तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, और ये पीवीटीजी ऐसे ट्राइबल ग्रुप होते हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। अदरवाइज जो उनको वेरियस प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है वो दूसरी ट्राइब से काफ़ी ज़्यादा होता है। यूजुअली पीवीटीजी के बारे में बात करें और खासतौर पर कटकारी के ट्राइब में, दे आर द फॉरेस्ट ड्वेलर्स, और कहाँ से आते हैं, महाराष्ट्र के काफ़ी हिस्सों से और साथ में गुजरात, इन 2 जगहों से ज़्यादातर ये आते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी जो झारखंड वाली है ये गलत हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या इनको क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 में कैटेगराइज किया था, तो तीसरी स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी ट्राइब्स उस टाइम की थी जिसको ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट करने के लिए, मतलब बेसिकली उनका अपना पर्पस रहता था, फॉरेस्ट को उनको एक्सप्लॉइट करना होता था, इसलिए वो ट्राइबल्स को वहाँ से निकाल देते थे और कई बार उनको क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंदर भी कैटेगराइज कर देते थे अपने अल्टीरियर मोटिव्स के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारी वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे विद इन 2 मिनट्स इसे, इसको मिस मत करिएगा। तो सबसे पहले हमने देखा था कि किस स्टेट ने स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री का स्टेटस दिया है, तो इसमें हमने मेघालय नहीं था आंसर, हरियाणा नहीं था, असम नहीं था, मिजोरम था, लेकिन आगे आने वाले टाइम में बाकी जो स्टेट हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं। देन हमने डिस्कशन किया था काला पानी के ऊपर, उत्तराखंड में फॉल करता है, नेपाल और इंडिया के बीच में एक आप कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट जो है काफ़ी टाइम से बना हुआ है। सगौली ट्रीटी के बारे में देखा था, तो नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच में साइन करी गई थी, और इसमें देखा गया था कि काली रिवर जो होगी वो डिमार्केटिंग पॉइंट होगी, लेकिन परसेप्शन पॉइंट जो है इंडिया और नेपाल का इसको लेके अभी भी अलग अलग बना हुआ है। ये हमने यहाँ पे डिस्कशन करा था और काला पानी की लोकेशन भी देखी थी। देन डिस्कशन हुआ था जीआई टैग के बारे में, शाही लीची जरदाली मैंगो जो हैं बिहार से आते हैं, एपीमेडी मैंगो बताइएगा कहाँ से आता है। देन हमने राजीव गांधी न्याय योजना, किसान न्याय योजना देखा था, इसमें 10,000 पर एकड़ दिया जाएगा पैडी फार्मर्स को, 13,000 दिया जाएगा शुगर केन फार्मर्स को, मेज फार्मर्स को भी हेल्प करी जाएगी, और आगे आने वाले टाइम में बाकी फार्मर्स की भी हेल्प करी जाएगी। इसमें पीएम किसान के अंदर अगर बेनिफिट मिल रहा है तो भी कोई बात नहीं, ये एडिशनल बेनिफिट आपको दिया जाएगा। देन बॉर्डर रोड इनिशिएटिव में देखा था हमने कि इंडिया इसको सपोर्ट नहीं करता है, बिकॉज पीओके का क्वेश्चन इन्वॉल्व हो जाता है, 70 कंट्रीज और 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर से होके जाएगा। लैंड बेस्ड बेल्ट है, मेरीटाइम जो बेल्ट है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, और 65% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन अलॉन्ग विद 60% ऑफ जीडीपी इसमें कवर होती है। ये हमने इसकी लोकेशन देखी थी। देन इसके बाद हमने डिस्कशन किया था अनीता के बारे में। ये इसरो का नहीं, नासा का एक प्रोजेक्ट है जो आस्करिंग इफेक्ट को यूज़ करता है, और बलून्स जो है ऊपर से डिटेक्ट करते हैं अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रे न्यूट्रिनोस को। देन इसके बाद सिकारस के बारे में देखा था। सिकारस जो है इंसेक्ट होते हैं, यूजुअली ये ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड रहते हैं, बाहर निकलते हैं तो अपने एक्सोस्केलेटन को छोड़कर विंग्स निकाल लेते हैं, और फेयरली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है यूएस के अंदर। इनका आउटब्रेक जो है वो कहा जा रहा है 2020-21 में देखने को मिलेगा। मिलेनियम डैम के बारे में देखा था, इथियोपिया में लोकेट करता है, नाइल रिवर पे बना है, 40 किलोमीटर ईस्ट ऑफ सूडान। इजिप्ट जो है इस पर ऑब्जेक्शन कर रहा है, जब बन जाता है तो उसके बाद अफ्रीका का लार्जेस्ट ये डैम होगा। इसके बाद हमने देखा था किकारस के बारे में, कटकारी के बारे में। सो इट्स अ पीवीटीजी ग्रुप जो कि कहाँ से आती है, महाराष्ट्र और गुजरात से आते हैं मेनली, और ब्रिटिशर्स ने इनको कैटेगराइज किया था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंदर। यूजुअली फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा इनके बारे में। तो हमारा यहाँ पे जो रिवीजन है विद इन 2 मिनट्स कंप्लीट हो गया है। अगर आप चाहें तो जो मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसको ट्राई कर सकते हैं। देन मार्क्स एक बार देख लेते हैं, कमेंट सेक्शन में जितना भी स्कोर किया, इवन 0 भी स्कोर किया, इट इज़ एक्सेप्टेबल, इट इज़ ऑल राइट, लिख दीजिएगा उसको। अगर अपर 2 ब्रैकेट्स में आपके मार्क्स हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सेफ जोन में आ चुके हैं। और नीचे के ब्रैकेट्स में अगर मार्क्स हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। आप एक तो जो आपने नोट्स बनाए हैं उसे रिवाइज ज़रूर करिएगा, ताकि जब यूपीएससी का मौका होता है वहाँ पर मार्क्स नहीं कटने चाहिए। सेकंड जो है, अपना पैटर्न ज़रूर देखिएगा कि आपके रेगुलर बेसिस पे मार्क्स आप कहाँ लूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा तो मार्क्स धीरे धीरे आपके इंप्रूव हो जाएंगे। वेरियस जो प्लेलिस्ट है उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। टेलीग्राम पे कोई भी डाउट है मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।